गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग सब ठीक होंगे आई होप। तो आज हम लोग करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी and a symbol for current density is J. What do you mean by current density? Current density is the current flowing per unit area. Current density at a point. Current density at a point is the current flowing through unit area around that point. And area should be normal to the direction of current. जो एरिया है that should be normal to the direction of current. Current density is a vector quantity. It is a vector quantity. Current is a scalar quantity, but current density is a vector quantity. And direction of current density is same as that of motion of positive charge. मतलब जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। एंड यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। नेक्स्ट इज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। Non-ohmic conductor. Ohmic conductor is the conductor which obey Ohm's law. जो Ohm's law को obey करे that is called ohmic conductor. तो ohmic conductor में जो VI का ग्राफ बनेगा, V और I का जो ग्राफ होगा that is always straight line. वो हमेशा straight line मिलेगा। तो VI का ग्राफ अगर straight line हो तो we will say that this is the ohmic conductor. Non-ohmic conductor is the conductor which do not obey Ohm's law. VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व शेप में है, शेप कुछ और भी हो सकती है बट स्ट्रेट ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। एग्जाम्पल है इसका डायोड, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। ये जो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये एक नेक्स्ट यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें पढ़ोगे आप। अभी फिलहाल आप नाम याद रखो, इससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आने वाला। तो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, दीज आर द नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें जो VI का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर? फिर एक पॉइंट आता है, अच्छा पॉइंट है, विच इज ओम्स लॉ। विच इज Ohm's law. V directly proportional to I and V is equal to IR. क्योंकि हम लोग तो V is equal to IR को भी Ohm's law बोलते हैं और V directly proportional to I को भी Ohm's law बोलते हैं, but this is not true. V directly proportional to I, this is the Ohm's law. Current is directly proportional to potential difference, keeping physical conditions like temperature constant. और R क्या यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जो अगर मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, V अपॉन I, फॉर्मूला V अपॉन I है। तो मैं R निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो पॉइंट ये है कि फिर दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अगर सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया एंड यू हैव 3 और 4 रीडिंग्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अगर R की वैल्यू सभी केस में सेम आ जाए, अप्रोक्सीमेटली सेम हो, देन वी विल से ओम्स लॉ इज ओबेड। और R की वैल्यू सेम नहीं होती तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो सिंपल सा रीजन क्या है कि सपोज कोई एक्सपेरिमेंट है और टेबल इज गिवन, सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, V, रीडिंग ऑफ एमीटर एम्पियर में है,
एंड रेजिस्टेंस V अपॉन I ये ओम में है। तो ये ओम्स लॉ आपका लैब में भी आएगा, प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में। सपोज मेरे पास 4 रीडिंग्स हैं, दीज आर द 4 रीडिंग्स। सपोज फर्स्ट रीडिंग है V is 2 volt, current is 1 ampere, 4 volt 2 ampere, 6 volt 4 ampere, 8 volt 8 ampere. Now find R in all 3 observations, all 4 observations. R V upon I, this is 2 ohm, 4 by 2 2 ohm, 6 by 4 1.5 ohm, 8 by 8 1 ohm. तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि आर की वैल्यू सेम नहीं आ रही, और जब मैं वी आई का ग्राफ बनाऊंगा वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, वो भी कर्व शेप में आएगा। ना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और ना ही आर सेम है। तो अगर इन चारों रीडिंग्स में आर की वैल्यू सेम नहीं है, देन वी विल से दैट ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो वो जो कंडक्टर है, वो जो मटेरियल है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो इन दिस केस ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। अगर यहाँ पे होता 3 एम्पियर और यहाँ होता 4 एम्पियर, तो यहाँ क्या बनता 2 ओम, और ये भी क्या होता 2 ओम। अगर रीडिंग इस टाइप से आती तो आर इज कॉन्स्टेंट, देख लो सब इन चारों रीडिंग्स में आर की वैल्यू सेम है। तो अगर आर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ इज ओबेड। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर R की वैल्यू चेंज कर दी तो ओम्स लॉ फेल हो गया, R की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस केस में R की वैल्यू सेम है तो ओम्स लॉ इज ओबेड। R की वैल्यू डिफरेंट होती, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड, बट R इज इक्वल टू V अपॉन I इन बोथ द केसेस। तो ये जो R इज इक्वल टू V अपॉन I है, या जिसको मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू IR है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। और असली में ओम्स लॉ क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज, दिस इज द VI ग्राफ फॉर 2 मटेरियल्स A एंड B। दिस इज द VI ग्राफ फॉर द 2 मटेरियल्स A एंड B which has high resistance। A और B में से किसका रेजिस्टेंस हाई है? सपोज एक, दिस इज द वन मोर क्वेश्चन, अगेन AB एंड दिस इज द IV ग्राफ, Y एक्सिस X एक्सिस। दोनों का क्वेश्चन क्या है? विच हैज मोर रेजिस्टेंस, विच हैज मोर रेजिस्टेंस। ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो ये ऐसे एंगल बना लो आप, थीटा, ये भी क्या है थीटा। तो जब भी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आ जाए एंड वी हैव टू कंपेयर एनी क्वांटिटी, तो मेरे पास एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जस्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो m इज द सिंबल, m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है y अपॉन एक्स, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। वैसे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहाँ परपेंडिकुलर और बेस तो आपको दिखेगा नहीं, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा दैट इज y अपॉन x। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? v, और x कोऑर्डिनेट क्या है? i, और v अपॉन i क्या होता है? r। तो r इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या है? इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा देन टेन थीटा आल्सो इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। थीटा 45, टेन 45 1, थीटा 60, टेन 60√3। तो एज यू इंक्रीज द थीटा the value of tan theta also increases। तो tan theta directly proportional to theta, तो r directly proportional to theta। तो दोनों देखो a और b में किसका थीटा ज़्यादा है? तो a के केस में एंगल ज़्यादा है, थीटा a
is more than theta B, hence RA is more than RB. A has more resistance, high resistance, and this is the low resistance. Similarly यहाँ पे आ जाओ, इसको भी ऐसे करोगे, M स्लोप tan थीटा y अपॉन x, यहाँ तक तो फिक्स है, y में ढूंढो क्या है I, x में क्या है v, तो I अपॉन v that is called 1 upon r. Then r is equal to 1 upon tan theta, r inversely proportional to theta. r जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड थीटा ए इज मोर देन थीटा बी एंड आर ए लेस देन आर बी. तो ए हैज लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. एनी डाउट? अब विदाउट स्लोप करना चाहो वो भी मेथड है. चलो आपको स्लोप नहीं करना, शॉर्टकट लगाना है, देख लो. सेम वोल्टेज एट सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम, तो यहाँ देखो करंट ए करंट बी, तो आई ए लेस देन आई बी. तो ए में करंट कम है सेम वोल्टेज पे, और रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाई कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट. लेस करंट मीन्स मोर रेजिस्टेंस, मोर करंट मीन्स लेस रेजिस्टेंस. तो यहाँ ए के केस में करंट की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी ए की वैल्यू कम है करंट की, तो करंट इज लेस देन रेजिस्टेंस इज मोर, आर ए इज मोर देन आर बी. सेम यहाँ पे देखो, सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम, दिस इज करंट फॉर ए एंड दिस इज द करंट फॉर बी. सेम वोल्टेज पे तो करंट ए इज मोर देन करंट बी, तो रेजिस्टेंस ए इज लेस देन रेजिस्टेंस बी. ए हैज़ लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो मेरा सजेशन तो यह है कि यूज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप. एम स्लोप tan थीटा y अपॉन x, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. टाइप्स ऑफ मटेरियल. फर्स्ट टाइप इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर, and third is semiconductor. There are three types of materials: conductor, insulator and semiconductor. What do you mean by conductors? Conductors are the materials which allow to pass electric current, and conductors have large number of free electrons. Large number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सबसे मेन पॉइंट ये है. एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर. कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. तो ये जो हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट. इंसुलेटर्स. Insulators are the materials which do not allow to pass electric current, and insulators are the materials having no free electrons. Having no free electrons, or number of free electrons are too small to constitute current. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो होंगे नहीं या इतने कम होंगे, दे आर नॉट एबल टू कंस्टिट्यूट करंट. एग्जाम्पल्स हैं रबर, वुड, पेपर, बैकेलाइट, पीवीसी, ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स. नेक्स्ट इज सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स having conductivity lies between insulator and conductor. कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है इनकी लाई करेगी इन दोनों के बीच में. जो कंडक्टर्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी होती है लो और कंडक्टिविटी होगी हाई. जो इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और कंडक्टिविटी होगी लो. और जो सेमी कंडक्टर है वो होगी इन बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर.
conductivity and resistivity lies in between insulator and semiconductor. Insulator and conductor. And example of semiconductors क्या है? Silicon and germanium are the examples of semiconductor. अब पॉइंट आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था. रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट. एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस. जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द कंडक्टर आयंस आल्सो, तो ये जो कोलिजन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस. तो सिंपल सा मतलब है, जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतना मोशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मतलब रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल. जो रेजिस्टेंस है, द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज ml/NaE² टाउ. अगर रेजिस्टिविटी भी आ जाए तब भी ये करना है, रो इज इक्वल टू m/NE² टाउ. द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज ml/NaE² टाउ. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो m और e ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकते. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. l और a ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया तब थोड़ा बहुत चेंज होगा, अदरवाइज दे विल बी टेकन एज कांस्टेंट. तो फैक्टर क्या बच गया? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. सेम इज हियर, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. n का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. तो पहले मैं जस्ट इनका इफेक्ट देखता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से n और टाउ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. जनरल केस में एज टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? n इंक्रीज. जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, कोवलेंट बॉन्ड विल ब्रेक एंड वी आर गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. तो अगर n इंक्रीज होगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी इस केस में. तो अगर n इंक्रीज हो रहा है तो r क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो n का इफेक्ट तो ये रहेगा. सेकंड, टेम्परेचर इंक्रीज, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाउ? टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. If you increase the temperature, then velocity of the electrons increases, then collision will take place more rapidly. और अगर मेटल की बात करता हूँ तो मेटल में क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का. तो if you increase the temperature, then vibratory motion of the electron increase. तो स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी कोलिजन उतने जल्दी होंगे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. कोलिजन ज़्यादा होंगे और जल्दी होंगे, और जितने जो कोलिजन जल्दी होंगे इसका मतलब उसका जो टाइम है बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन वो कम हो जाएगा. तो टाउ डिक्रीजेस. तो टेम्परेचर इंक्रीज, देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड कोलिजन विल टेक प्लेस मोर रैपिडली. फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन इंक्रीज एंड टाउ डिक्रीज. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन. तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे, जल्दी होंगे, और कोलिजन जल्दी होंगे तो मतलब टाइम कम हो गया, और टाउ डिक्रीजेज एंड आर इंक्रीजेज. तो जनरली मेरे पास दो फैक्टर हैं, n का n बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा और सेकंड टाउ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो मुझे दोनों फैक्टर को कंसिडर करके अपना आंसर निकालना है. सबसे पहले आता है फोर कंडक्टर्स. कंडक्टर में क्या होता है? इन केस ऑफ कंडक्टर n इज वेरी लार्ज. n इज वेरी लार्ज. टेम्परेचर इंक्रीज होने से n तो बढ़ेगा, बट n विल बी टेकन एज कांस्टेंट, क्योंकि n ऑलरेडी बहुत बड़ा है.
जब n ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो n की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब है इसका? सपोज आप मार्केट गए फेस्टिवल सीजन में, दिवाली के दिनों में आप मार्केट में गए, बहुत भीड़ है। अगर 50-100 लोग और उस भीड़ में चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कम चले जाएं 500, अगर 50-60 आदमी कम भी हो जाएं तब भी उतनी की उतनी भीड़ नज़र आएगी आपको। तो मतलब अगर दिवाली के दिनों में जब आप मार्केट में जा रहे हो, या दशहरे के दिनों में देखो जब रावण जलता है, तो रावण जल रहा होता है तो उस टाइम इतनी भीड़ होती है, अगर 50 लोग और आ जाए उस भीड़ में तो कोई भी तब भी पता नहीं लगेगा, और कम हो जाए तब भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि n इज ऑलरेडी वेरी लार्ज। तो इसलिए n की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ज़्यादा चेंज नहीं होना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 करोड़ रुपए आपके पास, और मैंने आपको 500 रुपये दे दिए, तो आपको कोई इमोशनलेस पकड़ लोगे भी नहीं, कहोगे वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव 1 करोड़ रुपीज़, ऑलरेडी इतने ज़्यादा पैसे हैं। अगर आपको कहीं से 500 रुपये मिल जाए तो आप कोई इंटरेस्ट शो करने वाले हो नहीं उसके लिए। अगर कोई ज़बरदस्ती दे भी गया तो आप इमोशनलेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, n विल रिमेन सेम, n की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट इन दैट केस। सेकंड पॉइंट, n का तो कोई रोल रहा नहीं इसमें। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन ज़्यादा होंगे, जल्दी होंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे, जल्दी होंगे, उतना मोशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो अगर मान लिया उसी दशहरा ग्राउंड में एकदम न्यूज़ है कि बॉम्ब फटने वाला है यहाँ पे, तो सारे भागेंगे। जब सारे लोग भागेंगे तो फिर मोशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो लोगों को भागना, तो कोलिजन ज़्यादा होंगे तो बड़ी मुश्किल से भागेंगे अपने घर तक। तो मतलब ये है कि अगर कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इन केस ऑफ कंडक्टर n का तो कोई रोल है ही नहीं, एक का रोल ख़त्म हो गया, टाउ कम हो रहा है, और टाउ कम होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो द वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेज। सेकेंड, इन इंसुलेटर एंड इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, दोनों में। अब इंसुलेटर में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। अगर कोई बैगर है, कोई गरीब आदमी है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, अगर आप उसको 500 रुपीज़ दे दो तो वो तो बहुत खुश रहेगा, वो तो बहुत दुआएं देगा, और शाम को पार्टी भी करेगा कि 500 रुपये मिल गए आज। तो सिंपल सा मतलब ये है कि 1 करोड़ वाले को 500 रुपये दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन 0 वालों को 500 दोगे तो वो साफ दिखाई देगा कि इसका इफेक्ट है, तो इसका इफेक्ट आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज एंड इंक्रीज, लेकिन टाउ तो इसमें भी कम होगा, पर इसमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। द इफेक्ट ऑफ n इज मोर देन इफेक्ट ऑफ टाउ। कोलिजन तो इसमें भी होंगे बट है ही बहुत कम, तो कितने कोलिजन हो जाएंगे। तो n इंक्रीज एंड हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो एक एग्जांपल और देख लो आप, अगर सपोज रिसेस टाइम है, रिसेस टाइम का मतलब सारे बच्चे फ्री हैं, क्लास में कोई नहीं बैठा, सारे फ्री हैं। अगर उस रिसेस टाइम में 10-15 बच्चे और आ जाएं, 20 बच्चे और आ जाएं एक्स्ट्रा, तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड का सीन सेम रहेगा, नो चेंज, क्योंकि n इज ऑलरेडी लार्ज एंड n इज कांस्टेंट। लेकिन रिसेस में क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होते हैं। अगर आपको नीचे प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है तो बहुत मुश्किल है पहुंचना, रास्ते में आपके दोस्त भी मिलेंगे, छोटे बच्चे भागते भागते कोलाइड भी कर सकते हैं आपसे, तो कोलिजन ज़्यादा होंगे तो मोशन क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो ये तो हो गया कंडक्टर। सेकेंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, सारी क्लास, फोर्थ पीरियड है, सारे बच्चे क्लास के अंदर है, कोई फ्री नहीं है। टेम्परेचर बढ़ गया, मेरा किसी टीचर का टेम्परेचर बढ़ गया, उसने 4 बच्चों को बाहर निकाल दिया, गो टू प्रिंसिपल ऑफिस, तो क्या होगा, तो 4 बच्चे निकलेंगे, आसानी से आराम से जा सकते हैं, उनको कोलिजन बहुत कम होंगे। कोई हो सकता है कोई मिल जाए उसका दोस्त बाहर घूमता हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोलिजन आर वेरी वेरी लेस। तो n इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो इंसुलेटर का मतलब फोर्थ पीरियड, और कंडक्टर का मतलब रिसेस टाइम और फेस्टिवल पीरियड। तो ये ध्यान रखना, तो रोल इसका अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि टाउ का इफेक्ट रहेगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एन का इफेक्ट रहेगा, टाउ का इफेक्ट होगा तो सही पर कम होगा इन कंपेरिजन टू एन। तो हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। दिस इज द वीआई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट डिफरेंट टेम्परेचर। कंडक्टर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है विच इज गिवन। कंडक्टर दे रखा है या सिलिकॉन जर्मेनियम दे रखा है या नॉन मेटल दे रखा है, तो आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस कौन सा है। तो वी आई ग्राफ इज गिवन, तो बताना है विच टेम्परेचर इज हायर, विच टेम्परेचर इज हायर, ए और बी में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया जब भी ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप के अलावा कुछ मत सोचो। एम स्लोप tan थीटा वाई अपॉन एक्स, वाई के लॉन्ग क्या है यहाँ पे v, एक्स के लॉन्ग आई, v अपॉन आई, दिस इज कॉल्ड r। तो r इज इक्वल टू tan थीटा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा ए मोर देन थीटा बी, आर ए मोर देन आर बी। तो ये हाई रेजिस्टेंस है और ये लो रेजिस्टेंस है। तो T1 पे रेजिस्टेंस हाई और T2 पे रेजिस्टेंस लो। अब मुझे टेम्परेचर का रोल देखना है। देखो कंडक्टर में आ जाओ, कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है T1 पे, तो T1 इज मोर देन T2। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस बी का कम है तो क्या बन जाएगा R2 मोर T2 मोर देन T1, T2 इज मोर देन T1। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आ गया और रेजिस्टेंस भी निकाल दिया यूजिंग द स्लोप। अगर यहाँ पे I होता और यहाँ पे V होता तो ये आपने अपने आप करना है। अगर मैं I और V कर दूँ तो फिर आपने बताना है कि T1 T2 में से कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा टेम्परेचर हाई है, विच इज़ द हायर टेम्परेचर आउट ऑफ T1 एंड T2। ग्राफ कौन सा है, IV ग्राफ। तो ये आप अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर एंड वाई। स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है हुज वैल्यू विल नॉट चेंज। लैब में हम जो रेजिस्टेंस कोयल यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मीन्स कोई प्रैक्टिकल मैंने विंटर में किया, फिर मैंने किया समर में, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज अगर हो गई तो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएबल। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनका टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज़ करते हैं जिसका अल्फ़ा लो होना चाहिए, अल्फ़ा इज़ लो। अल्फ़ा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि चेंज जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लो एंड रेजिस्टिविटी इज़ हाई। अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो दैट इज़ द गुड रेजिस्टेंस, और अल्फ़ा लो होगा तो मतलब वो चेंज ज़्यादा नहीं होगा, तो वो स्टैंडर्ड रजिस्टर है। तो मटेरियल हुज अल्फ़ा इज़ लो एंड रेजिस्टिविटी इज़ हाई, दैट इज़ यूज टू मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर। एग्जाम्पल है मैग्नीन, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन जो है दीज आर द सब्सटेंस, दीज आर द अलॉयज used for making standard resistor. तो मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन आर द materials used for making standard resistor. और स्टैंडर्ड रजिस्टर क्यों बनते हैं इनके, बिकॉज देयर अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लो एंड रेजिस्टिविटी इज हाई।